नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ यानी कि बलगम के बारे में। दोस्तों, गले की बलगम को कफ के नाम से भी जाना जाता है और जब आपके गले या नाक के पिछले हिस्से में बलगम जो है वो जमा हो जाता है तो इससे बहुत असुविधाजनक महसूस होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो श्वसन प्रणाली की रक्षा करने और उसको सहारा देने के लिए कफ बनाती है और ये मेम्ब्रेन कुछ अंगों में होती है जैसे कि मुंह, नाक, गला, साइनस और फेफड़े। गले और नाक की ग्रंथि एक दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर बलगम का उत्पादन करती है। बलगम या कफ की अत्यधिक मात्रा होना परेशान करने वाली समस्या हो सकती है और इसके कारण घंटों बेचैनी रहना, बार बार गला साफ करते रहना और खांसी जैसी समस्या हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में यह एक अस्थायी समस्या होती है, हालांकि कुछ लोगों के लिए यह एक स्थिर समस्या बन जाती है जिसके बेहतर उपचार पर थोड़े समय के लिए राहत मिल पाती है। इसके लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं उपलब्ध हैं और धूल और प्रदूषण की रोकथाम करके कफ के निर्माण में कमी की जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कफ जो है इसके लक्षण और संकेत क्या हो सकते हैं। तो गले में जमा बलगम भी सांसों में दुर्गंध पैदा करती है क्योंकि बलगम में प्रोटीन होती है जो कि बैक्टीरिया पैदा करती है। जब आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा कफ बना देता है तब अत्यधिक कफ आपके नाक के वायु मार्गों में रुकावट पैदा कर सकता है और जिससे कि सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। कफ बनने के कारण नाक रुकने की समस्या काफ़ी असहज और यहाँ तक कि दर्दनाक स्थिति पैदा कर सकती है। अत्यधिक कफ आपके गले और फेफड़ों में जमा हो सकता है। सामान्य कफ साफ या फिर सफ़ेद रंग का होता है और कम गाढ़ा होता है। जो कफ हल्के पीले या फिर हरे रंग का दिखाई पड़ता है या जो कफ असाधारण रूप से अधिक गाढ़ा होता है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत देता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो अगर नियमित रूप से अत्यधिक कफ बनने लगा है जिस कारण आप असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। समय समय पर बलगम की मात्रा ज़्यादा होना या बलगम गाढ़ा महसूस होना कोई चिंता की बात नहीं है। आमतौर पर आप इसे सुबह के समय महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह पूरी रात जमा होता रहता है और सूखता रहता है। अगर आप बीमार हैं या आपको मौसमी एलर्जी है तो आप अधिक कफ को नोटिस कर सकते हैं। अगर कफ आपको 1 महीने या उससे ज़्यादा समय से परेशान कर रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको कोई अन्य लक्षण है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बता दें, जैसे कि खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना या फिर गड़गड़ाहट होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो कफ है ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, जब कोई जुकाम या फिर इन्फेक्शन के साथ बीमार पड़ जाता है तो उसका बलगम गाढ़ा हो जाता है और उसके रंग में भी बदलाव आ जाता है। बलगम काफ़ी चिपचिपा होता है जिससे कि यह धूल, वायरस और एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों को अपने अंदर फंसा लेता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो बलगम में गाढ़ापन कम होता है, लेकिन जब आप बीमार होते हैं और बहुत सारे कणों के संपर्क में आते हैं तो बलगम जो है वो गाढ़ा हो जाता है क्योंकि यह बाहरी कणों को फंसा लेता है। वैसे तो कफ आपकी श्वसन प्रणाली का एक स्वस्थ हिस्सा होता है, लेकिन अगर यह आपको परेशान कर रहा है तो आप इसको पतला करने के या इसे निकालने के लिए कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। कुछ ज़्यादा कफ बनने वाली स्थितियों की बात करें तो उसमें होता है सबसे पहला पोस्ट नेज़ल ड्रिप। दोस्तों, जब अत्यधिक मात्रा में बलगम आपके गले और नाक में जमा हो जाता है और कफ बनाकर खांसी पैदा करता है। गले में कफ का निर्माण रात में होता है और सुबह तक ये गले में जम जाता है। बात करें जुकाम या फ्लू की, तो जुकाम या फ्लू के दौरान नाक और गले में साफ और पतले बलगम का निर्माण होता है, लेकिन जब शरीर वायरस पर प्रतिक्रिया देने लगता है तो बलगम गाढ़ा हो जाता है और हल्के पीले या हरे रंग का हो जाता है। यह फ्लू या फिर जुकाम का सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य लक्षण और संकेत होता है। बात की जाए मौसमी एलर्जी की, तो काफ़ी सारे लोग हर साल मौसमी एलर्जी से पीड़ित होते हैं। आम जुकाम के विपरीत मौसमी एलर्जी के लक्षण जैसे कि छींकना, खांसना, आंखों में खुजली और गले में बलगम जमना वगैरह, ये सब लक्षण एक साथ ही हो जाते हैं। ऐसे कई एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ हैं जो ये लक्षण पैदा करते हैं और इसमें सर्दियों के अंत से गर्मियों तक की अवधि शामिल होती है। पेड़ और फूलों की पराग मौसमी एलर्जी के प्रमुख कारकों में से एक होते हैं और इसके लक्षण तब तक रहते हैं जब तक कि एलर्जी करने वाले पदार्थ नष्ट नहीं हो जाते। उसके बाद दोस्तों बात की जाए खाद्य पदार्थों की, तो दुर्भाग्य से कुछ खाद्य पदार्थ गले में बलगम पैदा करने में मदद करते हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे कि दही, पनीर और मक्खन जो है वो गले में अतिरिक्त बलगम बनने का कारण बनते हैं
और इन खाद्य पदार्थों में कैसीन नाम के प्रोटीन अणु होते हैं जो कि बलगम का स्राव बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। दूध उत्पादों के साथ साथ कैफीन, चीनी, नमक, काली चाय वगैरह ये सभी पदार्थ भी अतिरिक्त बलगम बनाते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग डेयरी उत्पादों को छोड़ सोया उत्पादों को अपना लेते हैं, इस स्थिति में उनके शरीर में अस्वस्थ बलगम बनने के जोखिम बढ़ जाते हैं। और बात की जाए दोस्तों गर्भावस्था की, तो कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नाक रुकना, खांसना और छींक आना वगैरह लक्षण महसूस होते हैं। गर्भावस्था में ये लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं और इनको पीठ में दर्द और मॉर्निंग सिकनेस के समान दर्जा दिया जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी बलगम का उत्पादन करने तथा उसको अधिक गाढ़ा या पतला करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसके जोखिम कारकों की बात की जाए तो कफ के जोखिम कारक होते हैं जैसे कि टॉन्सिल या गलसुओं की सूजन होना, स्ट्रेप थ्रोट होना, सर्दी की बीमारी या फिर लैरिंजाइटिस होना। अक्सर गले में बलगम बनने पर यही लक्षण महसूस होते हैं। वायरल इन्फेक्शन की बात करें जैसे कि चिकन पॉक्स, खसरा, मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर काली खांसी, ये भी इसके जोखिम कारक हैं। ये भी गले में बलगम बनने के कारण बन सकते हैं। और अगर गला कुछ कारण से खराब हो गया है जैसे कि सिगरेट पीना, वायु प्रदूषण या फिर केमिकलों का धुआं, तो बलगम वो गले और नाक की परतों पर भी जमा हो सकता है। और ऐसी कई स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं जो कफ का निर्माण कर सकती है जैसे कि एसिड रिफ्लक्स, एलर्जी, अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फिर अन्य फेफड़े संबंधी रोग होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कफ है इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों विटामिन सी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सर्दी जुकाम के लक्षणों के शुरुआती समय में ही विटामिन सी की बड़ी खुराक लेने से इसके लक्षणों की अवधि को कम किया जा सकता है। जिंक की बात करें तो स्टडी में पाया गया है कि जिंक वो कफ की रोकथाम के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके संभावित दुष्प्रभावों का अंदाजा लगा लेना चाहिए, जैसे कि जिंक की गोलियां लेने के बाद जी मिचलाना, मुंह में खराब स्वाद छोड़ देना, जिंक वाले नेजल स्प्रे गंध महसूस करने की क्षमता को अस्थायी रूप से कम या फिर बंद कर सकती है। एक्यूप्रेशर की बात करें तो अगर नाक रुक गई है या साइनस पर दबाव पड़ गया है तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली पर तनाव डालता है, तो ऐसे में साइनस को खाली करने के लिए एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। उपवास की बात करें तो कुछ लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि कफ की रोकथाम के दीर्घकालिक स्थितियों के लिए फास्टिंग में उपचारात्मक गुण होते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना। गले और साइनस में जमे हुए कफ को ढीला करने के लिए उबले हुए पानी से भाप लें या फिर गर्म पानी से नहाएं। कफ को ढीला और बलगम को पतला करने के लिए रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी के पिएं और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। बार बार अपनी नाक को साफ करते रहें, ऐसा करने से बलगम के गले में जाने से बचाव किया जा सकता है। गर्म और नमक वाले पानी के साथ नियमित रूप से गरारे करें। डेयरी उत्पाद, मांस या फिर तला हुआ भोजन वगैरह जैसे खाद्य पदार्थ खाने से बचें, यह बलगम के उत्पादन को बढ़ाते हैं। गर्म तरल पदार्थ पिएं क्योंकि ये वायु मार्गों को नम करते हैं, जिससे कि जमे हुए बलगम को निकालने में मदद मिलती है। बलगम को पतला करने के लिए मसालेदार खाद्य पदार्थों या फिर हॉट चिली पेपर का सेवन करें और उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से बचने की कोशिश करें, जैसे कि घरेलू क्लीनर, पेंट का धुआं, केमिकल या फिर सिगरेट का धुआं वगैरह। धूम्रपान करना बंद कर दें क्योंकि यह गले को उत्तेजित करता है और श्वसन संबंधी समस्याओं को और भी बदतर बना देता है। दोस्तों बात की जाए कि कफ का निदान कैसे किया जाता है, तो दोस्तों समस्या के कारण, स्थिति और उसके लिए एक सही उपचार योजना निर्धारित करने के लिए डॉक्टर कफ के रंग, घनापन और उसकी मात्रा की जांच करते हैं। आपके कफ का रंग उस मेडिकल समस्या का संकेत दे सकता है जिससे कि आप पीड़ित हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन में अलग अलग रंग का कफ निकलता है। बात करें सफ़ेद रंग के कफ की, तो सबसे स्वस्थ लोगों के कफ का रंग सफ़ेद होता है। अगर आपके खांसने के दौरान सफ़ेद रंग का कफ आता है तो यह स्वस्थ और इन्फेक्शन रहित शरीर का संकेत देता है। अगर इस मामले में अत्यधिक मात्रा में कफ निकल रहा है तो उसके लिए उत्तेजक या फिर एलर्जिक पदार्थों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पीले रंग की कफ की बात करें तो यह कफ या तो हल्के पीले या फिर गहरे पीले रंग का हो सकता है, और यदि आप खांस रहे हैं और पीले रंग का कफ निकल रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली श्वसन इन्फेक्शन के साथ लड़ रही है। हरे रंग के कफ की बात करें तो जो लोग निमोनिया से संक्रमित होते हैं उन लोगों में आमतौर पर हरे रंग का कफ देखा जा सकता है। जब खांसने के दौरान हरे रंग का कफ निकलता है तो यह संकेत देता है कि आपका शरीर निमोनिया से संक्रमित हो गया है।
भूरे रंग के कफ की बात करें तो खासकर जो लोग बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं उनका कफ आमतौर पर भूरे रंग का आता है। और लाल रंग के कफ की बात करें तो कफ के साथ खून आना या कफ लाल रंग का दिखाई पड़ना ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या और यहाँ तक कि किसी गंभीर समस्या जैसे कि टीबी वगैरह का संकेत दे सकता है। आपके इन्फेक्शन का कारण बनने वाले सूक्ष्म जीव की पहचान करने के लिए आपके कफ के सैंपल को कल्चर और संवेदनशीलता परीक्षण यानी कि सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। अत्यधिक मात्रा में कफ का निर्माण करने वाली स्थिति का उपचार करने के लिए आपको एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि कफ का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला है कि हवा को नम करना। अपने वातावरण की हवा को नम करने से बलगम को पतला करने में मदद मिलती है। आपने सुना भी होगा कि नमी जमे हुए बलगम और कफ को साफ कर सकती है। दूसरा है हाइड्रेटेड रहना। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, खासकर जो गर्म होते हैं, क्योंकि ये बलगम को बहने में मदद कर सकते हैं। पानी बलगम को ढीला करके उसके जमाव को कम करने में मदद करता है। सादा शोरबा से चिकन सूप वगैरह का सेवन करें और अन्य अच्छे तरल पदार्थ जैसे कि बिना कैफीन की चाय, फलों के गर्म रस या फिर गर्म नींबू पानी भी पी सकते हैं। नीलगिरी के तेल के इस्तेमाल की बात करें तो नीलगिरी के तेल का उपयोग बलगम को आपकी छाती से बाहर निकाल सकता है और यह बलगम को ढीला करने में मदद करता है ताकि आप खांसी के साथ इसे आसानी से बाहर निकाल सकें। अगर आपको लगातार परेशान करने वाली खांसी है तो नीलगिरी का तेल इसको भी ठीक कर सकता है और इसके लिए आप इसके भाप को ले सकते हैं या एक ऐसे बाम का उपयोग कर सकते हैं जिसमें कि यह घटक शामिल हो। और ओवर द काउंटर उपचार की बात करें तो जो दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल स्टोर से मिल जाती है उनको ओवर द काउंटर मेडिसिन कहा जाता है। और ऐसी कुछ ओटीसी दवाएं हैं जिनका बलगम के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डीकंजेस्टेंट दवा की मदद से जमा हुआ बलगम उतरने लगता है और नाक से बाहर आने लगता है। डीकंजेस्टेंट वायु मार्गों की सूजन को कम करने और उनको खोलने के लिए भी प्रयोग होती है। मुंह द्वारा लेने के लिए डीकंजेस्टेंट कुछ रूपों में पाया जाता है जैसे कि टैबलेट या कैप्सूल, तरल या सिरप, फ्लेवर्ड पाउडर या फिर प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं। अगर आपको कुछ निश्चित प्रकार का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपके लक्षणों के मूल कारण का इलाज करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं। अगर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस या फेफड़ों संबंधी कोई दीर्घकालिक समस्या है तो कुछ ऐसी विशिष्ट दवाएं हैं जो आपके बलगम को पतला कर सकती है। हाइपरटोनिक सलाइन एक ऐसा उपचार है जिसको नेबुलाइजर के माध्यम से सांस द्वारा लिया जाता है और यह आपके वायु मार्ग में नमक की मात्रा को बढ़ा देता है और यह कई अलग अलग पावर में आता है और इसका इस्तेमाल 6 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों में किया जाता है। लेकिन यह उपचार सिर्फ तात्कालिक आराम के लिए दिया जाता है। लंबे समय तक इसके प्रयोग से इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।